हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री विद डॉक्टर श्याम गुप्ता में स्वागत करता हूं। आज हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या नियम है। ठीक है। इस नियम को पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, नियम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आयंस डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। जो आयंस होते हैं वो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। अब हम देखेंगे वो कौन से इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है वो देखेंगे, और इस दौरान करंट पास होती है और आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन, आयनन होता है जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं वापस एक बार बताता हूँ आपको। एक सेल लिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये सेल है। इस सेल के अंदर एक सॉल्यूशन भरा जाता है। एक सॉल्यूशन भर दिया जाता है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है। एक है एनोड और एक है कैथोड। ये मान लेते हैं एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है। जब इन दोनों को वायर की सहायता से सर्किट पूरा किया जाता है, इन दोनों को जोड़ करके और कुंजी लगा करके सर्किट पूरा करते हैं, तो जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इस सॉल्यूशन आयनों में विभक्त होता है जिसके फलस्वरूप करंट फ्लो होना स्टार्ट करती है। अब वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है वो कौन सा है, ZnSO4 है। इलेक्ट्रोड जिंक के हैं ये। ठीक है, ये जिंक के इलेक्ट्रोड हैं दोनों, जिंक रोड है ये दोनों, ये भी और ये वाला भी। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही कुंजी लगाई जाएगी, कुंजी लगा के जैसे करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो करंट फ्लो होते ही क्या होगा, यहाँ एनोड पर जो है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन के द्वारा Zn+2, यहाँ से जो जिंक है, ये जिंक ऑक्सीडाइज होता है Zn+2 के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये जिंक यहाँ से निकल करके, देखिए इसको समझिए अच्छे से, ये जिंक की रोड है, यहाँ से जिंक Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में आना स्टार्ट करता है। ठीक है। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, इस Zn+2 जाएंगे कैथोड के ऊपर। ठीक है, ये Zn+2 जाएगा कैथोड के ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं, ये वायर की सहायता से यहाँ तक पहुँचते हैं कैथोड तक। तो कैथोड पर क्या होगा, ये जिंक+2 ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा और Zn के रूप में, जिंक के रूप में इसके ऊपर जमा होने लग जाएगा। तो ये जिंक+2 यहाँ जिंक के रूप में इस धातु पर जमना स्टार्ट कर देगा, यहाँ इस तरह से, इस रोड के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होगा, इससे जिंक निकल करके यहाँ आएगा Zn+2 के रूप में और कैथोड पर डिपॉजिट होने लगेगा, धीरे धीरे आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एनोड समाप्त होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से जिंक किस रूप में निकल रहा है, Zn+2 के रूप में। और कैथोड मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, कैथोड पर डिपोजिशन हो रहा है, तो जिंक के रूप में। तो कैथोड धीरे धीरे मोटा होने लग जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, जिसमें एनोड धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म होने लग जाता है। तो अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ देखिए,
जैसे मान लीजिए कोई भी सोने का ऑर्नामेंट है जो इम्प्योर हो गया या कोई इम्प्योर मेटल है, तो उसको हम यहाँ पर एनोड बना देंगे, और प्योर मेटल का हल्का 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 सा पतला वायर कैथोड बना देंगे। तो यहाँ से इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल निकल करके इस कैथोड पर जमा होने लग जाएगी। तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ रह जाएगी, यहाँ नीचे पेंदे में बैठ जाएगी या इसके ऊपर रह जाएगी, और प्योर मेटल यहाँ जमना स्टार्ट हो जाएगी कैथोड पर। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस का, यानी इम्प्योर मेटल को प्योर करने का एक प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा ये प्योर मेटल कर ली जाती है। ठीक है, इसी को लेकर के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए गए हैं, और ये नियम दिए गए थे फेराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था ये नियम। तो देखिए, किसने दिए थे? फेराडे ने। इलेक्ट्रोलाइसिस के जो नियम दिए थे वो फेराडेज ने दिए थे, फेराडे नामक वैज्ञानिक। तो फेराडेज लॉ पढ़ेंगे, इसमें पहला पढ़ेंगे आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखिए फेराडे फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, यदि किसी सेल के अंदर, ठीक है, यदि किसी सेल के अंदर Q कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, Q कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, तो कैथोड पर जमा होने वाली मात्रा यानी कि W आवेश के समानुपाती होती है। आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, कैथोड पर जमा होने वाली आवेश मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी कि W। अब देखिए यहाँ एक वर्ड यूज़ किया मैंने, कैथोड पर जमा होने वाली, और जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको पदार्थ एनोड से निकल करके किस पर जमा होता है? कैथोड पर। तो यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है? सब जानते हो आप, Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी, तो W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। समानुपाती को उठाएंगे तो कोस्टेंट आएगा, मान ले वो कोस्टेंट है ZQ, या दूसरा अगर रखे तो W बराबर ZIT। यहाँ समानुपाती का हटाएंगे तो Z आ गया, यहाँ भी हटाएंगे तो Z आ गया, Q की जगह हमने IT लिख लिया। तो ये दो फॉर्मूले आ गए फेराडे के फर्स्ट नियम की, W बराबर ZQ और W बराबर ZIT। ठीक है, Z है कोस्टेंट है, जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका नाम है। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, जेड का नाम है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो दो फॉर्मूले आ गए आपके, W बराबर ZQ या W बराबर ZIT। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम Z की एक डेफिनेशन देंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। यदि I बराबर 1 एम्पियर कर दिया जाए, धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, और T बराबर कर दिया जाए 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो बताओ क्या होगा? रखिए, तो W बराबर Z इंटू 1 इंटू 1, यानी कि W बराबर Z, यानी कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो डिपॉजिट पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। और Q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? Q बराबर I इंटू टी, यानी कि 1 कूलाम। तो देखिए दो डेफिनेशन हो गई, यदि
1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो कैथोड पर डिपॉजिट मात्रा Z के बराबर होती है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 कूलाम प्रवाहित किया जाए, क्योंकि इसका मतलब भी तो 1 कूलाम ही होगा, किया जाए तो डिपॉजिट मात्रा किसके बराबर होगी? Z के बराबर होगी। ठीक है, तो से दो डेफिनेशन हो गई। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए तो डिपॉजिट तो प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर डिपॉजिट मात्रा किसके बराबर होती है? यहाँ से देखिए Z के बराबर। और यदि 1 कूलाम प्रवाहित किया जाए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 कूलाम, तो भी डिपॉजिट मात्रा किसके बराबर होगी? Z के बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ से Z का मात्रक निकालिए। W बराबर क्या है? Z इंटू क्यू। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन क्यू, यानी कि ग्राम प्रति कूलाम। इसका मात्रक ग्राम पर कूलॉम। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज याद ध्यान रखिए, यदि एक चीज ध्यान से सुनना इसको, यदि 96,500 कूलाम चार्ज प्रवाहित कर दें, 1 कूलाम की नहीं बात कर रहा मैं, यदि 96,500 कूलाम चार्ज प्रवाहित कर दें तो जो मात्रा डिपॉजिट होती है की जाए तो W जो होगा वो तुल्यांकी भार के बराबर होता है। यानी कि उस मेटल का या उस धातु का जो तुल्यांकी भार होगा, यानी कि यदि 96,500 कूलाम प्रवाहित कर दिया जाए कहीं पर, तो जो पदार्थ डिपॉजिट होगा वो E के बराबर होगा। कितना होगा? E के बराबर होगा। समझ गए? ठीक है, और ये 96,50 जो 500 है, इसको 1 फेराडे बोलते हैं। इसको 1 फेराडे बोलते हैं। 96,500 को जो बोलते हैं वो 1 फेराडे बोला जाता है। तो यानी कि देखिए ध्यान से सुनिए, यदि 96,500 कूलाम कहीं पर प्रवाहित कर दिया जाए तो उस दौरान जो पदार्थ डिपॉजिट होगा कैथोड पर, उसकी मात्रा होगी 96,500 कूलाम के बराबर, सॉरी तुल्यांकी भार के बराबर होगी। ठीक है, और जो ये 96,500 कूलाम जो है ये 1 फेराडे के बराबर होता है, यानी कि 1F बोलते हैं इसको। तो 1F अगर चार्ज कहीं पर प्रवाहित किया जाए तो डिपॉजिट मात्रा E के बराबर होगी। अब मुझे बताइए जेड की डेफिनेशन क्या है? जेड की डेफिनेशन है, यदि 1 कूलाम्ब चार्ज प्रवाहित किया जाए तो डिपॉजिट मात्रा W वो क्या कहलाती है? जेड कहलाती है। और ये किसके बराबर हो जाएगी बताइए? 1 कूलाम्ब के बराबर अगर चार्ज प्रवाहित तो 96,500 का भाग लग जाएगा इधर, तो E अपॉन 96,500। ध्यान से समझिए, ये देखिए 96,500 कूलाम्ब चार्ज प्रवाहित करें तो डिपॉजिट मात्रा किसके बराबर होती है? तुल्यांकी भार के बराबर होती है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर 1 कूलाम प्रवाहित कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? ये अपॉन 96,500 का भाग लग जाएगा। ये जेड के और यही क्या कहलाता है? हमारा जेड कहलाता है। जेड की डेफिनेशन जो लास्ट पेज पे हमने देखी थी, जेड की डेफिनेशन क्या थी? कि 1 कूलाम प्रवाहित करने पर डिपॉजिट मात्रा। ठीक है, और वही निकाला है हमने इसके अंदर 96,500। दूसरा तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको? ये अपॉन एफ भी लिख सकते हैं। 96,500 को एफ ही बोलते हैं, फेराडे। तो देखिए अब फाइनली फेराडे का फर्स्ट लॉ आ गया, डब्ल्यू बराबर जेड क्यू बराबर ZIT या EIT
टी अपॉन 96,500, EIT अपॉन 96,500। ठीक है, तो ये फाइनली एक हमारे पास फेराडे का फर्स्ट लॉ आ गया इस तरह से निकल करके। जेड की जगह हमने E अपॉन 96,500 रख दिया है। तो E पता हो, I पता हो, T पता हो तो हम इजीली W निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल देखते हैं क्वेश्चन कि यदि आपसे कह दिया जाए कॉपर वोल्टामीटर, वोल्टामीटर का मतलब सेल ही होता है, कॉपर वोल्टामीटर से 3 एम्पियर धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो कैथोड पर जमा कॉपर की मात्रा कितनी होगी, की मात्रा निकालिए। ठीक है, तो क्या होगा, W बराबर ZIT या EIT अपॉन 96,500। ठीक है, तो EIT अपॉन 96,500। अब आपको देखिए यहाँ पर ना तो जेड दे रखा है ना ही ई दे रखा है। मतलब क्वेश्चन में देगा आपको, वो क्या देगा वो आप पे देख, अगर जेड का मान दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको जेड का सीधा सीधा वो रखना है कि जेड का वो कितना होगा, जो भी आपको जेड का मान दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ZIT वाला, ये यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, सिंपली। और अगर आपको कहीं पर ई का मान दे रखा है कि तुल्यांकी भार कितना होगा उसका, तो आपको तुल्यांकी भार यूज़ कर लेना है उसका सिंपली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए जेड दे रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जेड दे रखा है 0.012 कुछ भी मान लेते हैं ग्राम प्रति कूलॉम। तो आप सिंपली जेड तो डब्ल्यू कैसे निकालोगे, जी इस प्रकार में मान रखोगे, टी कितना है, सॉरी आई कितना है 3, टी कितना है 10 सेकंड। एक चीज़ हमेशा याद रखना, टी का मान हमेशा सेकंड में रखोगे, टी का मान हमेशा सेकंड में रखोगे। आपके मिनट दे रखी है तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये करीबन पॉइंट कट जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, 36, लगभग 0.36 ग्राम के आसपास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होता कि कॉपर का तुल्यांकी भार दे रखा होता, इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए दे रखा होता 31.2 के आसपास या 31.7 के आसपास दे रखा होता एग्जैक्टली, 63.5 होता है तो 32 के आसपास आता है इसका। तो ये आपको दे रखा होता 31.7। ठीक है, तो आपको अब क्या करना होता, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ई तो हो जाएगा 31.7 बटे 96,500 इंटू आई दे रखा है आपको 3 एम्पियर और टी दे रखा है 10 सेकेंड, जीरो कट गया। आप जो भी सोल्व करके देखेंगे इसका आंसर, तो सोल्व करके देखेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपका 3 से इसको काटिए, 9 3 बार 2 1, लगभग इतनी बार कट जाएगा ये, अप्रोक्सीमेट काट के देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और आप इसका भाग लगाओगे तो जो भी आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ आंसर कितना आएगा, 31.7 डिवाइडेड बाई 3,216, तो यह आएगा 0.0098 के आसपास आएगा, 0.0098 ग्राम के आसपास आएगा। तो जो भी आपको आंसर जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है आपको एक ZnSO4 के विलयन में 2 एम्पियर धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित की गई।
तो कैथोड पर डिपॉजिट मात्रा बताइए। जब भी कैथोड पर डिपॉजिट मात्रा आ जाए आपको फैराडे का फर्स्ट नियम याद आ जाना चाहिए तुरंत ही। तो W बराबर ZIT, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, मान लीजिए जिंक का अणुभार दे रखा है। आपको क्वेश्चन में जिंक का अणुभार दे रखा है, ना कि आपको क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा होगा कि जेड का मान दे रखा होगा। जेड का मान नहीं दिया हुआ होगा आपको केवल जिंक का मोलिकुलर वेट दे रखा है। और वो अब आपको जिंक के मोलिकुलर वेट से आपको कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। आपको जिंक के मोलिकुलर वेट से आपको कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ठीक है। लगभग 65 के आसपास होता है इसका। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो गया EIT/96,500। अब E निकालना है, तो E निकालने का तरीका क्या है, मोलिकुलर वेट बटे वैलेंसी फैक्टर। और जिंक यहाँ जिंक ZnSO4 में जिंक किस रूप में है, Zn+2 के रूप में, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट तो 65 हो गया और 2 इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया, जो चार्ज है इसका वैलेंसी फैक्टर। अब सिंपली अब तो वो इजी है, तो 65 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई का मान है 2 एम्पियर। अब देखिए टी का मान मिनट में है, ये जरूर ध्यान रखें, टी 1 मिनट है, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड। तो 60 बटे इंटू 95,500। अब इसको सोल्व करके देखेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 पंजो 30, 36 और 3 90 बटे 9,650। 390 में 9,650 का भाग लगाओगे तो जो भी आंसर आपका आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 0.04 के आसपास आएगा, तो 0.04 ग्राम के आसपास आंसर आ जाएगा आपका इसका। तो आपको जो क्वेश्चन में जिस तरह से दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो क्यू के हिसाब से फॉर्मूला रखना है कि क्यू दे रखा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में होता कि 4 कूलाम आवेश प्रवाहित किया, तो डब्ल्यू पूछ रहा है आपसे, और जेड का मान आपको दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए 0.012 दे रखा है ग्राम प्रति कूलॉम्ब। तो सिंपली अब आपको क्या करना होता, यहाँ पर W बराबर ZQ, जेड का मान कितना है 0.012 और इंटू 4 कूलॉम्ब, सीधा Q का मान दे रखा है आपको, तो ये आ जाता है लगभग 0.048 ग्राम के आसपास। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है इससे, फैराडे के फर्स्ट नियम से, और बहुत इजी है। तो आप इसको पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर फैराडे का सेकंड नियम पढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, अब तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।